फार्मेसी ये वाहिद प्रोफेशन है जिसकी जो अगर मैं स्कोप की बात करूँ तो शायद ही किसी कोई और प्रोफेशन होगा जिसमें चॉइसेस हो। फार्मेसी में इतनी ज़्यादा चॉइसेस हैं जॉब्स की कि अनबिलीवेबल। यानी कि आप स्टार्ट करने पे आए तो लॉट ऑफ देम। सपोज एग्जांपल मैं देता हूँ, आपकी स्टार्ट होती है, आपकी रेगुलेटरी में बहुत जॉब्स हैं, आपकी मार्केटिंग में बहुत जॉब्स हैं, इंडस्ट्री में आपकी जॉब्स हैं, आपकी हॉस्पिटल्स में जॉब है, आपकी ये जुरिस्प्रूडेंसी में जॉब है, रिटेल में है, कम्युनिटी में है, आपकी मतलब आपकी ये आर्म फोर्सेस में चले जाएं तो सिंपल, जहाँ पे ड्रग है वहाँ फार्मासिस्ट है, सिंपल। तो फार्मासिस्ट का स्कोप जो है वो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है। जब भी हम स्टूडेंट से पूछते हैं सो दे यूजुअली प्रेफर कि जी मैंने क्लिनिकल फार्मासिस्ट बनना है, मतलब इंडस्ट्री और हॉस्पिटल के अंदर उनका, इंडस्ट्री में और बिजनेस के अंदर और मार्केटिंग में उनका जो रुझान है वो रिलेटिवली कम है। बिल्कुल। आप देखें, सबसे पहला तो ऑब्वियसली नॉलेज देखें। क्लिनिकल नॉलेज मीन, जैसे शुरू में मैंने कहा कि आपको एक टेक्निकल क्लिनिकल नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। नाउ टेक्निकल क्लिनिकल नॉलेज मीन्स के ही इज कंसेप्चुअली वेरी फर्म इन पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, थेरेपेटिक्स और ऑब्वियसली फिजियोलॉजी। ये कंफ्यूजन जो है उसका एक आना बड़ा ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ वॉइस ऑफ अलाइंड। व्यूअर्स, आज का एपिसोड हमारा इसलिए इम्पोर्टेंट है कि 25 सितंबर हर साल वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के तौर पे मनाया जाता है। द डे रिमाइंड्स अस द वाइटल कंट्रीब्यूशंस दैट फार्मासिस्ट आर प्लेइंग। दे आर स्ट्रेंथनिंग द हेल्थ केयर सिस्टम्स, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ थेरेप्यूटिक आउटकम्स एंड इंश्योरिंग द सेफ मेडिकेशन यूज थ्रू आउट द वर्ल्ड। और इन सारी चीज़ों पे गुफ्तगू करने के लिए आज एक बहुत स्पेशल मेहमान को हमने दावत दी है। सो आज के हमारे जो मेहमान हैं, he is a pharmacy graduate from Punjab University, a business graduate from LUMS, and then he holds a PhD degree in pharmacy from Quaid-e-Azam University. At present, he is working as COO of Shaukat Khana Memorial Cancer Hospital and Research Center. Dr. Tahir Aziz Mughal. Sir, Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। Sir, thank you very much for sparing your time और आज की इस नशिस्त में हमारे साथ आने के लिए। डॉक्टर साहब, फार्मासिस्ट का जो रोल है वो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर, और पूरी दुनिया के अंदर इस पर कोई डिनाबिलिटी नहीं है, कोई इसके ऊपर सेकंड थॉट नहीं है कि फार्मासिस्ट का हेल्थ केयर सिस्टम में होना या ना होना उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। सो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि स्टार्टिंग फ्रॉम योर कैरियर एज अ ग्रेजुएट टिल नाउ यू आर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन, सो क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ा एज अ फार्मासिस्ट कि जब आप ग्रेजुएट हुए, क्या स्किल्स थे, क्या चीज़ें थी, और किस तरह से ये जो स्ट्रगल कंप्लीट करते हुए नाउ यू आर ऑन द की पोजीशन ऑफ अ वेरी रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन। वेरी लॉन्ग क्वेश्चन। आई थिंक मैंने ग्रेजुएट किया था 1996 में जाके, ख़त्म मेरा हो रहा था। और उसके बाद ओबियसली आपको पता है कि जब फार्मासिस्ट बन रहे थे उस ज़माने में, तो उस ज़माने में एक बड़ा एक था कि अब हमने क्या करना है। उन दिनों में हॉस्पिटल फार्मेसी का इतना अच्छा सेटअप नहीं था, लेकिन मोस्टली लोग ज़्यादातर मार्केटिंग में जा रहे थे। टू बी ऑनेस्ट, मैं अगर बताऊं कि मेरा शौक मार्केटिंग की तरफ नहीं था, बट आई वाज मोर इंक्लाइन टुवर्ड इंडस्ट्री एज ए इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट। शुरू में बड़ा शौक था कि इंडस्ट्री करनी है, लेकिन कुछ चंद अरसे के बाद मैंने कुछ एक जॉब की थी मार्केटिंग में, और फिर एक लकीली आई गॉट जॉब इन शौकत खाना 1996 के एंड में ही मुझे मिल गई थी। तो इस वक्त अगर आप देखें तो आई एम एसोसिएटेड विद शौकत खाना फॉर द लास्ट 28-29 साल तकरीबन मुझे हो चुके हैं। स्ट्रगल की बात करें तो येस ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल इसमें की गई है, और मैं ये समझता हूँ कि अगर एक कोई शख्स तहैया कर ले, और अगर कुछ एक शख्स अगर अपना एक रोड मैप बना ले, एक बिग पिक्चर अपने जहन में रख ले, तो वो अगर उसको साथ चले तो वो उसको अचीव कर सकता है। शुरू में ओबियसली हॉस्पिटल फार्मेसी थी, और हम जब काम करते थे वहाँ पे, तो एक अच्छी चीज़ ये थी क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल का अस्पताल बनाया गया था। मोस्टली लोग जो कंसल्टेंट वहाँ पे आए थे वो मोस्टली बाहर के थे, वो थोड़े बहुत फेमिलियर थे कि हॉस्पिटल फार्मेसी का रोल क्या है। और जब हॉस्पिटल फार्मेसी का सेटअप बनाया गया तो उन दिनों बहुत अच्छे लोग थे जो कि उसका लीड कर रहे थे। मैं उसमें नाम लेना भी चाहूँगा, डॉक्टर मज़हर मुस्तफ़ा साहब थे, और एक हमारे एक और भी चीफ फार्मासिस्ट थे, मुझे इस वक्त जहन में नहीं आ रहा नाम, बट वो उन्होंने उसको ले के आगे चले, और उन्होंने तमाम सर्विसेज एसेप्टिक डिस्पेंसरी सर्विसेज स्टार्ट की। और फिर हमें एक अच्छा मौका मिला, एक हमारे पास एक बाहर से एक फार्मासिस्ट आया, टिम डोडी, वाज आयरिश फार्मासिस्ट, बड़ा अच्छा फार्मासिस्ट था।
और उसने बेसिकली मेरे ख्याल से 99 में जाके इसको अपलिफ्ट किया, रीस्ट्रक्चर किया हॉस्पिटल फार्मेसी को, और उस वक्त फिर हमारी एक नई क्लिनिकल फार्मेसी, एक नया एक चैप्टर स्टार्ट हुआ। लेटर ऑन फिर जब इत्तेफाक से 2001 में आई, वॉज प्रमोटेड एज अ मैनेजर, और फिर उस वक्त मुझे याद है कि हमने फर्स्ट टाइम एक स्टार्ट किया था हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप करना शुरू किया था। दिस इज़ टाइम जहाँ पे एक इनपुट मैंने डालना शुरू किया, और मैंने अपने तमाम सिस्टम्स को स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रोक्योरमेंट अप टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग, वो तमाम मैंने सिस्टम्स को ऑनलाइन और कंप्यूटराइज्ड कर दिया। और लेटर ऑन मेरे ख्याल से फिर आपको अगर पता भी होगा, आप भी मेरे साथ ही रहे कायदे यूनिवर्सिटी में, तो मेरी एक रिसर्च भी उसी में थी फार्मेसी इंफॉर्मेशन सिस्टम पे, जिसमें स्पेसिफिकली मैंने एक क्लिनिकल फार्मेसिस्ट मेन्यू सॉफ्टवेयर क्रिएट किया और उसमें क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम डाले गए। ये मैं बता देता हूँ, इसमें तकरीबन 12 साल लगे मुझे इस तमाम सिस्टम को बनाने में, डेटे को डालने में, एवेलुएट करने में, और फिर इसके सारे सिस्टम को लिंक करना, इंटीग्रेट करना, और स्पेसिफिकली आफ्टर दैट आई हैव क्रिएटेड देन क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। उसने हमारी क्लिनिकल फार्मेसी को बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट किया। अच्छा, वो भी एक बनाने का मकसद था। अगेन, जिस तरह मैं हर्डल की बात करता हूँ, हमारे बहुत से फार्मेसिस्ट थे, जब मैंने उनको पढ़ाना शुरू किया व्हेन आई वाज मैनेजर, बिकॉज मैं ट्रेन हुआ था, हमें कुछ आयरिश और स्कॉटिश फार्मेसिस्ट आए, तो उन्होंने एज ए क्लिनिकल फार्मेसिस्ट ट्रेन किया था, और फिर हमने उसी की चीज़ को आगे लेके चले हम। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस शख्स को मैं तैयार करता था वो बाहर चला जाता था, एंड देन अगेन आई हैव प्रिपेयर्ड अनदर वन पर्सन, वो भी उठ के बाहर चला गया। लेकिन मैंने कभी किसी को नहीं रोका, आई ऑलवेज अप्रिशिएट, कोई ऐसी बात नहीं। बट चैलेंज जो सबसे ज़्यादा बड़ा था वो ये था कि हाउ कैन आई सस्टेन द फार्मेसी सर्विसेज, स्पेसिफिकली द क्लिनिकल फार्मेसी सर्विसेज, विद इन द पर्सपेक्टिव ऑफ द करंट एडवांसमेंट। तो आपकी प्रिस्क्रिप्शन रिव्यू, अप्रोप्रिएटनेस रिव्यू, उसकी क्लिनिकल इंटरवेंशंस, तो वो बड़ा एक चैलेंज आना शुरू हो गया। देन आई स्टार्ट थिंकिंग ऑन दैट कि हाउ द सिस्टम विल हेल्प मी। तो फिर मैंने उस पर काम शुरू किया। देन आई स्टार्टेड क्रिएटिंग ए क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट मॉड्यूल। उसमें स्पेसिफिकली हमने प्रिस्क्रिप्शन अप्रोप्रिएट रिव्यू पे काम किया कि जो बेसिक्स हैं वो सिस्टम हेल्प करे क्लिनिकल फार्मासिस्ट को, और वो उसके मुताबिक डिसीजन ले और उसके मुताबिक वो इंटरव्यूइंग करे। तो उसके बाद से फिर अल्हम्दुलिल्लाह एक स्टेज ऐसी आ गई कि जहाँ पे मुझे बाकायदा डॉक्टर्स ने ये कहा कि यार, आपने एक अवार्ड में तो फार्मेसी दिया, मुझे क्यों नहीं दिया हुआ। सो ये स्टेज और ये एक कमेंट आना मेरे लिए बहुत बड़ा कमेंट था कि नाउ दे रियलाइज कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट कितनी ज़्यादा हेल्प कर रहा है पेशेंट की ट्रीटमेंट में, उसकी सेफ्टी में, उसकी क्वालिटी एनहांसमेंट में। और अब माशाल्लाह अगर आप देखें तो हमारे पास तकरीबन 100 के करीब का स्टाफ है, एंड वी हैव लॉट ऑफ क्लिनिकल फार्मेसिस्ट, वी आर कवरिंग ऑल एरियाज इंक्लूडिंग emergency, ER, ICU, inpatient unit and all. So मैं ये समझता हूँ अगर इंसान थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो, you never give up, so you can achieve all these goals. So this is a simple. सर, अभी आपने जिक्र किया कि it took you like 12 years के वो डॉक्टर्स को रियलाइज़ कराने में कि रोल ऑफ फार्मासिस्ट जो है इस ऑर्गेनाइजेशन में, एंड देन दे अप्रिशिएटेड दैट एफर्ट। सो जनरली जो एक परसेप्शन है हम सब की, मतलब फार्मेसी ग्रेजुएट्स की, हमारी सब की, जब तक हम प्रोफेशन में नहीं आते, कि जो एक डिसरिस्पेक्ट है टुवर्ड्स फार्मेसी प्रोफेशन इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स और पूरे सेक्टर में। बट हम अगर शौकत खानों में मुझे भी मौका मिला आज से कुछ 15 साल पहले इंटर्नशिप करने का, और अभी भी हम जब देखते हैं तो वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, डॉक्टर्स की एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स अदर जो सपोर्ट है, चाहे वो फार्मेसी प्रोफेशनल्स हों, नर्सिंग स्टाफ हो, अलाइड हेल्थ केयर के प्रोफेशनल्स हो, एज कम्पेयर टू व्हाट वी आर एक्चुअली हैविंग इन गवर्नमेंट सेक्टर। सो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है डॉक्टर्स के माइंडसेट की, सो ये किस तरह से पॉसिबल हुई? बिकॉज अभी तक गवर्नमेंट सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है जहाँ पे ख्याल शौकत आलम से कोई 50 गुना ज़्यादा फार्मासिस्ट काम कर रहे होंगे। जी बिल्कुल। बट वो एक्सेप्टेंस, उनकी वो चीज़ें, उस तरह से डॉक्टर के साथ बॉन्डिंग या वो चीज़ें नहीं बन पाई। सो क्या वजह है, या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप सजेस्ट करेंगे कि जो फार्मासिस्ट वहाँ पे काम कर रहे हैं वो इन चीज़ों को अभी तक वो डॉक्टर्स के साथ बैठ के वो नहीं कर पाए? दिस इज एन एक्सीलेंट क्वेश्चन आई फील। अच्छा देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें इन्वॉल्व है। नंबर 1, एक लीडरशिप की कमिटमेंट, नंबर 1।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लीडरशिप मीन के हु इज एक्चुअली लीड द हॉस्पिटल, वो क्या समझ रहा है, वो क्या देख रहा है, और वो कैसे अपने सिस्टम्स को इम्प्रूव करना चाहता है। तो मैं एक समझता हूँ कि यहाँ पे जो एक कामयाबी का एक जो सबसे बड़ा जरिया था वो आपकी लीडरशिप थी। जो लीडर था उस वक्त और अभी भी है, ही वॉज हाईली कमिटेड कि मैं अपने पेशेंट सेफ्टी को देखूं, और वो बड़ा एक माइक्रो लेवल पे जाके उस चीज़ों को देख रहा होता है। तो उनकी तरफ से एक बैक होना, उनकी तरफ से एक हेल्प आना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं समझता हूँ हमारा जो अनफॉर्चुनेटली जो सेटअप है पब्लिक हॉस्पिटल में, वहाँ पे इसका फुकदान है बहुत ज़्यादा। लीडरशिप की जो है वहाँ उनको इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है कि इसका रोल कितना इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो लीडरशिप थी शॉक कर्म, ये बाहर से पढ़ के आई हुई थी, ये बाहर से सारे ग्रेजुएट थे, बाहर के कंसल्टेंट थे, एंड दे हैव ए वेरी गुड आइडिया अबाउट फार्मासिस्ट। दे नो कि अमेरिका में क्या हो रहा है, दे नो व्हाट इज हैपनिंग इन यूके। तो एक तो ये चीज़ है जो मैं समझता हूँ इंपॉर्टेंट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं समझता हूँ बड़ी एक मैं मेरे ख्याल से वो है कि फार्मासिस्ट कितना इनपुट देता है इन पेशेंट ट्रीटमेंट। इनपुट से मुराद मेरी ये है कि आप अगर जब किसी डॉक्टर्स के साथ, किसी टीम के साथ राउंड करते हैं, तो आप क्लिनिकली कितने कॉम्पिटेंट हैं और कितनी हेल्प कर सकते हैं उस डॉक्टर की। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि डॉक्टर जो है ना, बेसिकली ही इज़ ए प्राइमरी सर्विस प्रोवाइडर, ही इज़ एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल टू फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ देयर पेशेंट। इसकी पीछे टीम होती है जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी सर्विस प्रोवाइडर। उसमें न्यूट्रिशनिस्ट है, रेडियोलॉजिस्ट है, पैथोलॉजिस्ट है और फार्मासिस्ट है। ये लोग सब मिलके उसकी हेल्प कर रहे थे एज ए टीम वर्क। अब अगर आप उसमें कोई इनपुट नहीं देंगे, अगर आप उसमें कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तो वो डॉक्टर आपको कहेंगे व्हाई आर यू इन दिस टीम, हाँ मेरे साथ आप क्यों चल रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग हियर। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने कॉम्पिटेंसी लेवल को इंक्रीज करना पड़ेगा। और ये समथिंग मैं सुनता भी, हम भी पढ़ते रहे सारा कि वी आर ड्रग एक्सपर्ट। बिल्कुल वी आर ड्रग एक्सपर्ट, और माशाल्लाह हम सबको भी पढ़ाते हैं वी आर ड्रग एक्सपर्ट। लेकिन जब आप लिटरली जब आप राउंड ले रहे होते हैं और जब डॉक्टर आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो मोस्टली फार्मासिस्ट अनफॉर्चुनेटली फ्लैट हो जाते हैं। आई हैव सीन सो मेनी फार्मासिस्ट विच आर हाईली कॉम्पिटेंट एज वेल। जिस तरह मैंने शुरू में एग्जाम्पल दी थी कि मेरे 2-3 लोग थे जो बाहर चले गए, वो इतने अच्छे फार्मासिस्ट थे कि वो कॉन्ट्रीब्यूट करते थे। अच्छा, अब जब आप कंट्रीब्यूट करते हैं तो सोचिए ज़रा डॉक्टर की एक परसेप्शन से कि अगर आप कंट्रीब्यूट करेंगे और पेशेंट की क्वालिटी में इन टर्म्स ऑफ मेडिकेशन थेरेपी, इफ़ यू एनहांस द क्वालिटी ऑफ पेशेंट लाइफ, तो डॉक्टर ऑलवेज स्ट्रेस यू, यार प्लीज़ मेरे साथ आओ और हेल्प करो, तो यहाँ पे जो मैं समझता हूँ कि हमारे जो फार्मासिस्ट इस वक्त बन रहे हैं, उनकी एक कॉम्पिटेंसी डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप उनको उनकी कॉम्पिटेंसी, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, उनका क्लिनिकल नॉलेज वो नहीं आएगा, वो तब तक वो उसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर सके। यहाँ पर फिर मैंने कुछ सिस्टम से भी हेल्प ली। सिस्टम उनको हेल्प कर रहा था, उनको फोर्सफुल लर्निंग की तरफ लेके जा रहा था। इसी वजह से अगर हमारे यहाँ फार्मासिस्ट अगर आप देखें तो हमारा ये इंटरवेंशन रेट जो है इट्स वेरी हाई। हम मंथली तकरीबन कोई 2000 के करीब इंटरवेंशंस कर रहे हैं, जिसमें से मोर देन 90% जो है इंटरवेंशन वो एक्सेप्टेबल है। सो ये दूसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट जो है वो आपका है आपकी मैनेजमेंट का। देखिए हमारे आपको पता होगा फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी एक होती है, बिल्कुल है। ये शौकत खानम में आप हैरान होंगे कि सबसे पहली कमेटी शौकत खानम में वो फार्मेसी थेरेप्यूटिक कमेटी के मिले, और उसको जो लीड कर रहा होता है वो सारी चीज़ों को लीड करता है। वो सिर्फ क्यों को नहीं देखता, वो क्लिनिकल ट्रीटमेंट गाइडलाइन बना रहा होता है, वो क्लिनिकल एस्पेक्ट्स भी देख रहा होता है, मेडिकेशन एरर्स को भी देख रहा है, ADRs को भी देख रहा है, वो ये भी देख रहा होता है कि फार्मेसी कंट्रीब्यूट कैसे कर रहा है और फार्मेसी के हम हेल्प कैसे करेंगे कि वो मज़ीद अपना बेहतर रोल अदा कर सके। अगर हम ये देखें तो हमारा ये पब्लिक अस्पतालों में ये सिस्टम इतना अच्छा डेवलप नज़र नहीं आ रहा। तो और वहाँ पे जब ये डेवलप नहीं होगा तो वो ज़ाहिर बात आगे नहीं आ सकेंगे। लास्टली इंफ्रास्ट्रक्चर, ओवरऑल अगर आप देखें तो अनफॉर्चुनेटली हमारे अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो सका अभी तक। वो सिर्फ और सिर्फ डिस्पेंसिंग की हद तक रह गए, जो कि बार बार हमेशा का, तो इससे रोल हमारा बहुत बड़ा आगे निकल गया। वो शायद हम आगे मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो वो चीज़ें जब आएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है जब आपके पास, तो फार्मासिस्ट को वो एक फाउंडेशन और एक वो माहौल ही नहीं मिल रहा। तो ज़ाहिर बात है जहाँ पे जब आपको वो माहौल मिलेगा तो आप उसी तरह से परवान चढ़ेंगे। अगर पौधे को आप पानी नहीं दे रहे
पौधे की आप देखभाल ही नहीं कर रहे तो वो कैसे ऊपर जाएगा। तो फार्मेसिस्ट भी इसी तरीके से, अगर आप उसको माहौल दें, उसको अगर आप अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर दें, लीडरशिप कमिटमेंट हो, तो आई विल बेट यू कि शौकत खानम जैसी फार्मेसिस्ट माशाल्लाह हर जगह हो सकते हैं। सर आपने कॉम्पिटेंसीज की बात की और ओवर द फास्ट 12-13 ईयर्स हम इस चीज़ पे बड़ी बहस करते आ रहे हैं कि जो फार्मासिस्ट की कॉम्पिटेंसीज हैं, क्योंकि जो फार्मासिस्ट का रोल है अब नाउ इट्स मोर टुवर्ड्स क्लिनिकल प्रैक्टिसेस ज़्यादातर, चाहे वो कम्युनिटी साइड पे भी चले जाएं तो उसमें भी क्लिनिकल बड़ी जो है वो इन्वॉल्व है। और आप हायरिंग के अंदर भी और इंटरव्यूज़ के अंदर भी बैठते हैं शौकत खानम में या और डिफरेंट जगहों पे। सो कॉम्पिटेंसीज का जो फुकदान है वो दिन ब दिन मेरा ख्याल है बढ़ रहा है या कम हो रहा है, इसके ऊपर आप क्या जो है ना वो कमेंट करेंगे? क्योंकि एकेडेमिया कॉलेजेस का नंबर ऑफ़ कॉलेजेस जो हैं वो बहुत इंक्रीज़ हो रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं, फार्मेसी के जो स्कूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। बट ऑन दी अदर साइड जो हम वहाँ पे प्रोडक्ट आपके सामने आ रही है मार्केट में, वो आज से 10 साल पहले कैसी थी और आज कैसी थी, उस प्रोडक्ट के अंदर क्या जो है ना वो आप वो चीज़ें देख रहे हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं एक थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड छोटी सी बताऊंगा, देन आई विल कम ऑन शो योर पॉइंट। एक्चुअली अगर आप देखें तो शुरू में आप ग्लैंड, वो एक हम कहते हैं ना एरिया, ग्लैनिकल एरिया होता है हमारा, जिसमें सिंपल फार्मेसी होती थी और वो जस्ट एक कंपाउंडिंग करते थे। और आहिस्ता आहिस्ता 1970s पर आते आते ये हम कुछ एक क्लिनिकल एक फार्मेसी का सेटअप भी लाए थे। अच्छा, जब ये क्लिनिकल फार्मेसी का सेटअप आहिस्ता आहिस्ता आता गया, और इसकी एक बहुत बड़ी वजह थी क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री थी वो बहुत बूम कर गई थी, वो बहुत एडवांस स्टेज पे चली गई थी, और आहिस्ता आहिस्ता जो क्लिनिकल प्रिपरेशन थी, कंपाउंडिंग पर वो आहिस्ता आहिस्ता डाउन हो रही थी। जब डाउन हो रही थी, देन दे रियलाइज कि नाउ फार्मेसी रोल इज गेटिंग अ लिटिल बिट लो, एंड देन दे स्टार्ट थिंकिंग कि वेयर ही कैन प्ले अ बेटर रोल। एंड इन मिड 70s और 60s और 80s में आगे देन दे स्टार्टेड थिंकिंग ओवर, वो एक क्लिनिकल फार्मेसी का सेटअप एक आ गया। यहाँ तक तो बात समझ आ गई। जब वो आ गया, देन दे स्टार्ट थिंकिंग कि यार ये आ तो गया है, अब इसको तैयार कैसे करें, जो आपके क्वेश्चन की तरफ में आ रहा। तो आपको पता है यूएसए में फिर ये उन्होंने फार्म डी, एक जिसको हम डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कहते हैं, वो एक मुतारिफ कराई, और वो ज़्यादातर क्लिनिकली ओरिएंटेड डिग्री थी, और उसमें ज़्यादातर एम्फसाइज ये किया गया कि फार्मासिस्ट को क्लिनिकल ओरिएंटेड किया जाए, इसको डिजीज़ मैनेजमेंट की तरफ पढ़ाया जाए, इसको थोड़ा सा थेरेपेटिक्स की तरफ लाया जाए, टॉक्सिकोलॉजी पढ़ाई जाए, और इन द सेंस क्लिनिकल फार्मेसी पढ़ाई जाए। अब क्लिनिकल फार्मेसी अगर आप देखें ना, ये बेसिकली इट्स अ फ्यूजन ऑफ 4 सब्जेक्ट्स, जिसको हम कहते हैं पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड थेरेपेटिक। ये 4 सब्जेक्ट का एक फ्यूजन है। अब ये प्रिपेयर करने के लिए उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि फार्म डी डिग्री को बेसिकली करिकुलर एक एकेडेमिया लेवल पे उजागर किया कि यार ये बनाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हमने उसको अडॉप्ट भी किया, और इन 2003 आई रिमेंबर फर्स्ट टाइम पंजाब यूनिवर्सिटी में इसको मुतारिफ करा दिया, और 5 साल कोर्स से हो गया। अब ये हो तो गया, लेकिन उसमें थोड़ा सा हमारा एक जो मैं समझता हूँ कि हम थोड़े से लैग कर गए कि हमें पढ़ाने वाले अच्छे लोग नहीं थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज के दौर में अगर आओ तो अब वो लोग भी प्रोड्यूस हो गए। नाउ वी हैव अ वेरी गुड क्लिनिकल फार्मासिस्ट। एक जो प्रॉब्लम रह गई है वो क्या रह गई है, वो ये रह गई करिकुला डेवलप हुआ, ठीक है, लेकिन करिकुला उस तरह से एडवांस नहीं किया गया। आई हैव लर्नड रिसेंटली, अभी कुछ या दिन पहले की बात है, HEC ने इसको अभी दोबारा से रिवाइज किया है, एंड आई एम सरप्राइज के इशू करें उन्होंने कुछ थोड़ा सा क्लिनिकली ओरिएंटेड कुछ एक करिकुला बना दिया, और इन अदर सेंस पेशेंट सेंट्रिक करिकुला बना दिया रवि। अच्छा, अब ये बन तो गया है, लेकिन अगर आप हमारा सेटअप की तरफ थोड़ा सा मैं लेके आना चाह रहा हूँ कि जब हम भी किसी लॉट को लेते हैं तो वो इतनी अच्छी प्रिपेयर नहीं होती। इन अ सेंस देखें, अगर आप दूसरे प्रोफेशंस को देखें तो जब भी आप किसी भी डिग्री को अर्न करते हैं तो उसके बाद लाजमन आपकी हाउस जॉब या आपकी कोई क्लर्कशिप होती है। उसका मकसद ये होता है कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लें। अच्छा, हमने जब देखा कि हम जब भी फार्मासिस्ट हायर करते थे तो हमें बड़ा मसला आता था, हमें उसको पहले ट्रेन करना होता था, बिकॉज हमारी जितनी यहाँ सर्विसेज थी वो उसके मुताबिक लेवल पे नहीं आ रहा होता था। तो देन वी स्टार्ट थिंकिंग अब करें क्या। तो हमने कुछ प्रोग्राम स्टार्ट किए, हमने इंटर्नशिप प्रोग्राम स्टार्ट किए, हमने कहा यार ये स्टार्ट करें ताकि वो लोग आए और हम उनको थोड़ा सा एजुकेट करें, उनको ट्रेन करें। उसका हमें बड़ा फ़ायदा हुआ। 2 महीने की इंटर्नशिप, पहले 4 महीने की इंटर्नशिप होती थी, वो प्रिपेयर हो जाता था और हम उन लोगों को प्रेफर भी करते थे। लेकिन लेटर ऑन इफ़ यू रिमेंबर हमने फिर ऐड किया रेजिडेंसी प्रोग्राम।
एंड वी आर द फर्स्ट वन इन पाकिस्तान कि शौकत खानम ने ASHP की रेजिडेंसी प्रोग्राम स्टार्ट किया, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेल्थ सिस्टम फार्मासिस्ट रेजिडेंसी। और ये मैं आपको बताऊं कि दुनिया में हम पाकिस्तान पहला मुल्क था जिसने आउटसाइड USA ये एक्रेडिटेशन दी। सो दिस इज आवर ऑनर। रेजिडेंसी का मकसद क्या था कि फार्मासिस्ट जो फार्म डी करता है वो जब बाहर निकलता है तो फौरन वो क्लिनिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले। वंस वो क्लिनिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेगा तो वंस ही इज कॉम्पिटेंट आफ्टर 1 year ऑफ ट्रेनिंग तो वो फिर इतना अच्छा साबित होगा इन कंपैरिजन टू नॉन रेजिडेंसी फार्मासिस्ट। ये इसी तरीके से अगर आप देखें तो ऑल ओवर द वर्ल्ड, गल्फ में और अदर कंट्रीज में वो ये कहते हैं अगर आप रेजिडेंसी की हुई है तो वी कैन हायर यू एज ए क्लिनिकल फार्मासिस्ट। अब वो उसके बगैर ले भी नहीं रहे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो स्टार्ट की। तो ये जो चीज़ है ये एक 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 फार्मासिस्ट को प्रिपेयर करना, उसके बगैर तो वो चल नहीं सकता आगे। और रिसेंटली अभी हमने रेजिडेंसी 2 भी ले ली है माशाल्लाह। अब हम रेजिडेंसी 2 के मोर एडवांस है, क्रिटिकल लेवल पे हमने वो भी स्टार्ट कर दिया। वी हैव वन पर्सन है और वो उस पर काम कर रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि कैपेसिटी बिल्डिंग स्टार्ट होती है फ्रॉम एकेडेमिया। एकेडेमिया के बाद जब कि हम जैसे ही बाहर निकलते हैं तो एक ब्रिजिंग गैप है, उसको फिल करना बड़ा ज़रूरी है। क्लर्कशिप या आपकी एक्सपीरियंशियल मैनुअल कोई ट्रेनिंग होनी चाहिए या आपकी रेजिडेंसी बड़ी ज़रूरी है। वंस डन देन ही विल बी कैपेबल टू वर्क इन द हॉस्पिटल और क्लिनिकल सेटअप। तो ये कॉम्पिटेंसी अगर इस तरीके से आप लेके चलेंगे तो आई होप कि इंशाल्लाह हमारे फार्म से बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगे। सर कॉम्पिटेंसी में एट्रीब्यूट्स कौन से, अगर आप पूछें कि जी क्लिनिकल, क्योंकि जब भी हम स्टूडेंट से पूछते हैं सो दे यूजुअली प्रेफर कि जी मैंने क्लिनिकल फार्मासिस्ट बनना है, मतलब इंडस्ट्री और हॉस्पिटल के अंदर उनका, इंडस्ट्री में और बिजनेस के अंदर और मार्केटिंग में उनका जो रुझान है वो रिलेटिवली कम है। सो व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स जो आप देख रहे होते हैं एज एन इंटरव्यूअर कि जी इसके अंदर ये स्किल्स होने चाहिए डे 1 पे। बाकी ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन उस पर इन्वेस्ट करती है, उसको घूम करती है, बट जब वो डिग्री लेके निकले तो एटलीस्ट उसके पास जो बेयर मिनिमम क्राइटेरिया उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए। बिल्कुल। आप देखिए सबसे पहला तो ऑब्वियसली नॉलेज। देखिए क्लिनिकल नॉलेज मीन जैसे शुरू में मैंने कहा कि आपको एक टेक्निकल क्लिनिकल नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। Now technical clinical knowledge means कि he is conceptually very firm in pathology, pharmacology, therapeutics और obviously physiology। ये confusion जो है उसका एक आना बड़ा ज़रूरी है। अगर वो टेक्निकल नॉलेज अच्छा नहीं होगा तो वो compete नहीं कर सकेगा, तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए अगर मैं आपको एक एडिशनल बता दूं कि हम बल्कि हमारे यहाँ फार्मासिस्ट हैं जो बोर्ड सर्टिफिकेशन करते हैं जिसको हम BCPS के कहते हैं USA से, और वो इस चीज़ को इंडोर्स करता है कि ही इज़ टेक्निकली साउंड। और वो एग्ज़ाम बड़ा मुश्किल है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे फार्मासिस्ट शौकत खानम में और भी बहुत सी जगह हमारे हैं, आखा भी है, शिफा में, वहाँ के फार्मासिस्ट भी अब BCPS सर्टिफाइड। उसकी काफ़ी 12-13 के करीब डिफरेंट कैटेगरीज है। एम्बुलेटरी फार्माकोलॉजी उसमें होता है, ऑन्कोलॉजी, देन वी हैव न्यूट्रिशनल एंड दे सब ऑल। अच्छा, अब ये एट्रीब्यूट जो है नंबर 1 इज दिस। सेकंड आपका आता है कम्युनिकेशन स्किल्स का। अच्छा, वी फील बिकॉज whenever you are in the round or whenever you are going to discuss with a doctor or physician, you must be very good and sound how to communicate with the consultant or with the doctor, क्योंकि आपने केस प्रेजेंट करना है, आपने केस डिस्कस करना है, फिर आपने उसको कैसे डिफेंस करना है। What you will do if your case और फॉर एग्जाम्पल आपने इंटरवीन किया, वो रिजेक्ट हो गया है, अब आप इसको कैसे लेके चलेंगे। तो इट्स ए 2-way कम्युनिकेशन। वो कम्युनिकेशन स्किल्स जो हम देखते हैं वो बहुत ज़रूरी हो चाहिए, वो आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आगे हम चले, ही मस्ट बी वेरी हार्ड वर्क। मैं लफ्ज़ हार्ड वर्क इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि आई हैव सीन कि क्लिनिकल फार्म से अगर आप जाएँ तो आप करने जाएँ तो बहुत काम कर सकते हैं, ना करने जाए कुछ भी ना करें, काम तो चल रहे होते हैं, बट यू मस्ट बी वेरी हार्ड वर्क। हार्ड वर्क जब तक नहीं करेंगे तो वो आप उस सेटअप में आप अपने आप को परवान नहीं चढ़ा सकेंगे। तो हम ये देख रहे होते हैं वो कितनी हद तक हमारे पास क्या हार्ड वर्क है या नहीं है। देन वी आर लुकिंग टुवर्ड कि क्या वो स्टे करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि वी आई हैव ऑलरेडी सेड कि बहुत से फार्म कहते हैं बाहर जा रहे हैं। सो हम ये देखते हैं, जज करते हैं कि क्या आप हमारे पास स्टे करते हो नहीं करते, हम ये भी जज कर रहे होते हैं। सो ये 3-4 चीज़ें हैं जो हम एक एट्रीब्यूट देख रहे होते हैं उस फार्मासिस्ट में कि वो कैपेबल या नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ
जब मैं कहता हूँ ना कि एट्रीब्यूट, तो आपको पता है क्लिनिकल फार्मासिस्ट क्लिनिकल नॉलेज में नहीं अच्छा होना चाहिए, उसको साथ साथ डिस्पेंसिंग, उसके साथ साथ उसको एसेप्टिक सर्विसेज का पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो चीज़ें नहीं पता होंगी तो वो अच्छा क्लिनिकल फार्मासिस्ट नहीं बन सके, वो डिलीवर नहीं कर पाता। फिर आपकी आ जाती है पेशेंट काउंसलिंग, कि हाउ टू काउंसिल द मेडिसिन। वो काउंसलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका एक आप कह लेना कि हाउ टू डील विद द पेशेंट इन अ सेंस, फॉर एग्जांपल, तो वो अगर एक लैंग्वेज बैरियर है या कोई और प्रॉब्लम है, वो एक स्किल आपके पास है या नहीं है, तो ये चीज़ देखना ज़रूरी है। और ऑब्वियसली वी लुक एट कि उसका विजन क्या है, वो क्या सोच रहा है, ये सारे एटम हम एक कंसिडर कर रहे होते हैं उसको। सर इसी चीज़ को आगे लेके चलते हैं। अभी जब हम एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे हैं तो एट्रीब्यूट्स ऑब्वियसली जो बंदा प्रैक्टिस के अंदर है वो इन चीज़ों को एक और आस्पेक्ट से देख रहा होता है, जो सिर्फ प्योर एकेडमिशियन है, जिसका क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं है, इंडस्ट्री का एक्सपोजर नहीं है, या किसी भी जो अप्लाइड साइड है उसका एक्सपोजर नहीं है, वो चीज़ों को उस तरह से पढ़ा रहा होता है क्लासरूम के अंदर जिस तरह से वो या बुक्स में लिखी हुई है या उसने पढ़ी हैं या उसने जहाँ से देखी हैं। सो डू यू थिंक कि जो अब एक रिक्वायरमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको अब HEC ने भी मेरा ख्याल है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के नाम से जो है ना वो एक पूरी डोमेन इंट्रोड्यूस करवा दी है, डिफरेंट इंजीनियरिंग वालों ने भी कर ली है, मेडिकल साइंसेज में भी बहुत सारी जगहों पर अडॉप्ट हो गई ये पॉलिसी, कि जो हमारे फार्मेसी के जो लोग हैं जो प्रैक्टिस के अंदर हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स के अंदर हैं, क्लिनिकल के अंदर हैं, इंडस्ट्री के अंदर हैं, रेगुलेटरी के अंदर हैं, इसी तरह से जो एडमिनिस्ट्रेशन है, फोरेंसिक लैब्स हैं, क्या उन लोगों को अब एकेडेमिया के अंदर इन्वॉल्व कर लेना चाहिए? मेरा ख्याल है ऑलरेडी इट्स वेरी लेट, कि अगर अभी भी हम इन लोगों को इन्वॉल्व नहीं करते तो हम, मेरा नहीं ख्याल कि ये एट्रीब्यूट्स जिनकी हम बात कर रहे हैं ये स्टूडेंट्स के अंदर आ पाएंगे सिर्फ किताबें पढ़ाने से या जो बुकिश चीज़ें हैं वो डिस्कस करने से क्लासरूम के अंदर। कितनी इंपॉर्टेंस है इन लोगों को अब एकेडेमिया के अंदर ले आने की, मेन स्ट्रीम के अंदर एज एन एडजंक्ट फैकल्टी या प्रोफेसर बाय प्रैक्टिस और किसी भी तरीके से, ताकि वो जो अपना उनका 10, 20, 25 साल का एक्सपीरियंस है उसकी बेस पे वो जो प्लॉट आगे लेकर आएंगे, मेरा ख्याल है दे वुड हैव मच मोर knowledgeable, skillful as compared to what we are actually having. नहीं, बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा एक पॉइंट बताया, और मेरे ख्याल से जब मैं भी पढ़ता था और मैं इस चीज़ को एक कमी महसूस करता था, आई टोटली एग्री विद यू, क्योंकि जिस तरह शुरू में हम सारे डिस्कशन कर रहे हैं कि हम कैसे एक कॉम्पिटेंट फार्मासिस्ट डेवलप कर सकते हैं, और एकेडेमिया में ओबियसली जिस तरह आपने कहा, आई टोटली एग्री विद यू। मैं एक बात बताता चलूँ कि अभी मैं एक अस्पताल के साथ मुंसलिक हूँ, और 2015 से मैंने वहाँ पे उसकी फार्मेसी, उसकी क्लिनिकल फार्मेसी को एडजंक्ट फैकल्टी के स्कूल में ऑलमोस्ट ये सेटअप मैंने वहाँ करवाया है। सो उसका मकसद क्या था कि जाहिर बात है जो क्लिनिकली आप लोग देख रहे होते हैं, क्लिनिकल फार्मासिस्ट देख रहा है, रियल सिनेरियो पे काम करता है, जिस तरह वो आगे पढ़ाएगा स्टूडेंट को उस तरीके से एकेडमिशियन नहीं पढ़ा सकता। नो डाउट वो बेसिक्स नॉलेज उसका बहुत अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन जो क्लिनिकली एक साउंड माइंड का बंदा होगा वो रियल सिनेरियोस को देख रहा होता। इसके लिए कभी कभार मैं एग्जांपल भी देता हूँ कि अगर आप घुड़सवारी पे PhD कर ले और मैं आपको कहूँ कि अच्छा कि आपने PhD तो कर ली है, क्या आपने घुड़सवारी की? उसने कहा नहीं मैंने नहीं की। तो जाहिर बात है, अब मुझे आप बता सकते हैं क्या वो घुड़सवारी कर सकेगा? कभी भी नहीं कर सकता। तो कहने का मकसद है थ्योरेटिकली वी आर वेरी गुड, मान लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल सिनेरियो में जब तक वो शख्स नहीं आएगा तो दिस इज इम्पॉसिबल। तो आई फील ये कई दफ़ा कई फोरम पे मैंने डिस्कस भी किया है कि प्लीज़ आपकी जो जितने भी प्रैक्टिसिंग के आपके करिकुलम में कंटेंट्स हैं, चैप्टर्स हैं और सब्जेक्ट्स हैं, प्लीज़ इनमें आप वो लोग लाएं जो रियल प्रैक्टिस कर रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूँ ओनली हॉस्पिटल फार्मेसी, आप इंडस्ट्री के लोगों में ले लें कि जो आप एक रियल सिनेरियो में देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, वो जब आके अपने पढ़ाएगा तो जाहिर बात है उसकी कॉम्पिटेंसी और वो जिस तरीके से डेवलप करेगा स्टूडेंट्स को इन कंपैरिजन टू एकेडमिशियन, वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा और वो बहुत बेहतर होगा। सर एक और क्वेश्चन जो फार्मासिस्ट की एक बड़ी बहस है सोशल मीडिया पे भी और बड़े फोरम्स पे हमें मिलती है कि क्या फार्मासिस्ट को इंडिपेंडेंट प्रिस्क्रिप्शन की इजाज़त मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, और दुनिया में कहाँ पे ये जो है ना वो प्रिस्क्रिप्शन इंडिपेंडेंट राइटिंग की जो पावर्स हैं फार्मासिस्ट के पास वो हैं या नहीं है,
इसके ऊपर जो है ना वो क्या वो जी बिल्कुल। देखिए इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट प्रिस्क्राइबर्स बेसिकली। ये टेक्नोलॉजी जो यूज़ हुई है ये बेसिकली यूके में यूज़ हो रही है इस वक्त, नंबर वन। यूके ने एक्चुअली ये इंट्रोड्यूस करवाया था और उसके पीछे कुछ उनके मकासद थे। they realized कि pharmacist is highly competent and they can do some specific task if we equipped him or her or if we develop his core competency। वो मैं थोड़ा सा बताता चलो। तो इंडिपेंडेंट प्रिस्क्राइबर मीन कि अगर आप यूके में है तो उनका एक प्रोसेस है पूरा इसके ऊपर। आप सबसे पहले एक ख़ास आपका होता है एक्सपीरियंस, वो आपने पूरा कर लिया होता है। उसके बाद फिर ये होता है कि वो आपको कहते हैं कि फॉर एग्जांपल आप जीआई में एज ए इंडिपेंडेंट प्रिस्क्राइबर बनना चाह रहे हैं, तो वो आपको कहेंगे कि ठीक है आप सबसे पहले जीआई जो है कंसल्टेंट उसके साथ टाइम लगाएंगे। आपने उसके साथ 6 महीने प्रैक्टिस करनी है। वो 6 महीने आप उस कंसल्टेंट के साथ काम करेंगे, वो कंसल्टेंट आपको उसके मुताबिक ट्रेन करेगा। अच्छा ये भी मैं बता दूं, वो पूरा एक मैं कहूँगा कंसल्टेंट तो नहीं बन गया, लेकिन वो किस लेवल तक जा रहा है मैं वो थोड़ा बताना चाह रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल वो अगर मॉर्निंग शिफ्ट में एक आया है जीआई कंसल्टेंट, वो चला गया है और इवनिंग में या उसकी एब्सेंस में वो एक स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ ड्रग्स है जिसको इंडिपेंडेंट प्रिस्क्राइबर अगर वो समझेगा उसके पास पेशेंट है, वो देख रहा है और उसको जरूरत है तो वो प्रिस्क्राइब कर सकता है। आफ्टर अर्निंग ऑल दीज प्रोसेसेस मीन वो उसने एक एक्सपीरियंस होगा उसके पास, उसने उस कंसल्टेंट का 6 महीने काम कर लिया होगा, उसके बाद वो छोटा मोटा एग्जाम भी लेते हैं। सो यस एंड ही कैन बी अ गुड इंडिपेंडेंट प्रिस्क्राइबर, ये बन सकता है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो यूएसए ने भी इससे मिलता जुलता एक कॉलेज सेटअप स्टार्ट करने की कोशिश की थी जिसको ओबामा केयर के नाम से कहते हैं, और उसका मकसद कुछ इसी तरीके से था कि उन्होंने कुछ 5-6 एक बड़ी जर्नल डिजीज़ को पिक किया था, लाइक डायबिटीज़, आपके पास हाइपरटेंशन, कॉपर्ट की हो गई। उसमें उन्होंने कहा था कि जो फर्स्ट कंसल्टेशन है वो कंसल्टेंट करेगा, लेकिन उसके जो फॉलोअप है वो ही मस्ट बी डन बाय क्लिनिकल फार्मासिस्ट। उसका मकसद क्या था, वो थोड़ा सा अपना एक मेडिकेयर और उसकी चीज़ों को थोड़ा सा कम करना चाहते हैं, कॉस्ट को। बट इसमें अच्छी चीज़ जो आपने क्वेश्चन, यस फार्मासिस्ट कैन डू दिस, और वो अपना रोल इस तरीके से भी अदा कर सकता है। ये प्रैक्टिसेस हार्डली 2-4 कंट्रीज में है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, UK, Canada and USA and none of the world countries. But good thing is that we can make a good prescriber, हम बन सकते हैं। और अगर आप competent है, yes, why not, बिल्कुल हो सकता है। सर अभी FSC का रिज़ल्ट आने वाला है और MBBS में पिछले साल भी मेरिट बहुत ऊंचा, हर साल ऑब्वियसली वो इंक्रीज़ ही हो रहा है, और बाकी जितने प्रोफेशंस हैं फार्मेसी, DPT, MLD, HND, बहुत सारे ऑप्शंस हैं स्टूडेंट्स के पास। सो व्हाई दे शुड ऑप्ट फार्मेसी एज अ सेकंड चॉइस, या सेकंड चॉइस तो नहीं कहना चाहिए, बट व्हाई दे शुड प्रेफर फार्मेसी ओवर अदर प्रोफेशंस इफ दे हैव नॉट बीन एबल टू जॉइन MBBS। अच्छा ये ऐसा है उनके लिए इस फार्मेसी, बिकॉज वो डॉक्टर तो एक चले ना के साथ लगा लेते हैं, वो फिजियोथेरेपी वाले भी लगा लेंगे सारे। सो अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ फार्मेसी फॉर देम, और उसमें अट्रैक्शन क्या है उनके लिए कि क्यों वो फार्मेसी को प्रेफर करें? नहीं, इट्स अ वेरी बर्निंग क्वेश्चन, आई अंडरस्टैंड। और ओबियसली सबकी एक मेरे ख्याल से अगर आप पूछे तो 99% लोग कह लें कि वो यही कहेंगे जी हमने तो जाना था एक MBBS करने, बट वो मेरिट में नहीं आया, चांस आते हैं, बाय चॉइस नहीं आता कोई। जी बिल्कुल ठीक है, बाय चॉइस नहीं आते, बाय चांस आ जाते हैं। अच्छा देखिए एक इसमें एक चीज़ जो मैं समझता हूँ, हमारा एक कल्चर एक है। अगर वहाँ आप सिस्टम कल्चर्स को देखें ना, कल्चर यहाँ पे, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि या तो बच्चा इंजीनियर बनेगा या बच्चा डॉक्टर बनेगा। अब मेरे ख्याल से आप कुछ अर्सा कुछ मैंने सुनने में आया, कुछ लोग कहना शुरू हो गए अच्छा जी अब जो अच्छा कुछ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाए, क्योंकि ओबियसली वो भी एक आ रहा। तो हम अगर इसी सिनेरियो को आप USA, कनाडा उधर देखें तो वो टारगेट डिफरेंट, ठीक, वहाँ इस किस्म का कल्चर नहीं है कि बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा। नो, ऐसा नहीं है। वहाँ पर तमाम जितने प्रोफेशन उनको इक्वली नज़र से देखा जाता है, उनको एक इक्वली स्टेटस दिया जाता है। और इवन देन आई हैव सीन इवन देन वहाँ पर बाय चॉइस बाकायदा लोग नर्सिंग प्रोफेशन में जाते हैं। वैसे बाकायदा बाय लोग मैंने देखा वो जाते हैं इंडस्ट्री में या फार्मेसी में, और बहुत से लोगों को कहते हैं नहीं हमने डॉक्टरी नहीं करनी,
लेकिन हमारे यहाँ पे क्योंकि बचपन में और शुरू से यही काम चला रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा हमारे यहाँ कल्चर जो दिस इज माई एक अंडरस्टैंडिंग का परसेप्शन, मे बी आई एम रॉन्ग, कुछ लोग मुझसे शायद डिसएग्री भी करें, बट दिस इज माई ओन परसेप्शन। अच्छा, अब जब आगे चलते हैं, स्कोप की बात करते हैं, तो एक तो ये बात हो गई कि ओब्वियसली इस पे तो हम थोड़ा सा, तो हमें अपने बच्चों को मेरे ख्याल से बताना चाहिए कि जहाँ उसका शौक है वो वहाँ जाए, और मेरे ख्याल से उसको रोकना नहीं चाहिए एक। अच्छा, अब स्कोप की बात करते हैं, देखिए फार्मेसी ये वाहिद प्रोफेशन है जिसकी जो, अगर मैं स्कोप की बात करूँ तो शायद ही किसी कोई और प्रोफेशन होगा जिसमें चॉइसेस हो। फार्मेसी में इतनी ज़्यादा चॉइसेस है जॉब्स की कि अनबिलीवेबल, यानी कि आप स्टार्ट करने पे आए तो लॉट ऑफ देम। सपोज एग्जांपल मैं देता हूँ, आपकी स्टार्ट होती है, आपकी रेगुलेटरी में बहुत जॉब्स हैं, आपकी मार्केटिंग में बहुत जॉब्स हैं, इंडस्ट्री में आपकी जॉब्स हैं, आपकी हॉस्पिटल्स में जॉब है, आपकी ये जुरिस्प्रूडेंसी में जॉब है, रिटेल में है, कम्युनिटी में है, आपकी वंदन आपकी ये आर्म फोर्सेस में चले जाए, तो सिंपल जहाँ पे ड्रग है वहाँ फार्मासिस्ट है, सिंपल। तो फार्मासिस्ट का स्कोप जो है वो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है। थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूँ कि अगर मैं देखूँ तो हमने कुछ हद तक मार्केटिंग में हमारी सैचुरेशन है, हमारी इंडस्ट्री में अब थोड़ी बहुत सैचुरेशन हो चुकी है। एकेडेमिया भी मैंने एक भूल गया, वो भी उसमें भी बहुत बड़ा हमारा रोल है। हॉस्पिटल फार्मेसी में एक बहुत अच्छा रोल है और ये होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी ये इतना डेवलप नहीं हुआ। बट ओवर द लास्ट 20 ईयर्स में देखो तो ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा है। हमारे पब्लिक हॉस्पिटल देख लें या दूसरे DHQ THQ उस लेवल पे तो इतना नहीं है, लेकिन वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता जब डेवलप होगा तो वी हैव लॉट ऑफ पोजीशन। उसके लिए मैं बल्कि गवर्नमेंट और काउंसिल्स को भी कहूँगा प्लीज़ आगे आएँ और इसको थोड़ा सा उजागर करें ताकि वहाँ पे पोजीशंस आए और वहाँ पर हम अपने डिब्यूट कर सके। दूसरा बड़ा एरिया जो कि हम इस वक्त निगलेक्ट कर रहे हैं, बहुत बड़ा है, वो है कम्युनिटी फार्मेसी का। मैं ये समझता हूँ कि अगर वो सही तरीके से डेवलप हो जाए तो शायद हमें बाहर से फार्मासिस्ट इंपोर्ट करने पड़ेंगे, यानी कि वो इतना बड़ा सेटअप है। वो सेटअप जो है वो इस वक्त बहुत उसकी अशद ज़रूरत पड़ चुकी है। देखिए आपका जो रिटेल सेटअप है इस वक्त, जहाँ पे इस वक्त मोस्टली आए आपसे फार्मासिस्ट नहीं होता, वो सिंपल एक B कैटेगरी और डिस्पेंसर वो खोल के बैठे हुए। तो जब फार्मासिस्ट आएगा तो आपका जो एक मिस यूज़ ऑफ ड्रग है वो रुकेगा, आपकी पेशेंट की सेफ्टी बढ़ेगी, आपकी मेनली जो एक आप सुनते हैं जी रेजिस्टेंस हो रही है एंटीबायोटिक्स की वो कम हो जाएगी। आप सुनते हैं कभी कभार एडवर्स ड्रग रिएक्शंस हो रहे हैं वो कम हो जाएंगे। तो ये बहुत से इसके फ़वायद हैं अगर हम कम्युनिटी फार्मेसी को प्लीज़ शुरू कर सके। मैंने देखा है कुछ हद तक कुछ चेन्स फार्मेसी यहाँ खुली है जो ये कंसेप्ट आहिस्ता आहिस्ता ला रही है। तो अगर हम इस पे काम शुरू करें, नो डाउट हॉस्पिटल क्लिनिकल इज अगेन वेरी बिग एरिया, बट ये शायद उससे भी बड़ा एरिया है। तो अगर हम इस पे आए तो ये भी बहुत एक अच्छा एरिया, और मेरे ख्याल से हमारे फार्मेसी भी बहुत ऐसे हैं जो इसको ऑप्ट कर सकते हैं। सर आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बाकी हम उसको ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस से अगर रिप्लेस करें तो मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर होगा। सो हर चीज़ पे के AI विल रिप्लेस ह्यूमन वेरी सून। सो फार्मेसी प्रोफेशन के अंदर AI वर्सेस फार्मासिस्ट, उसको हम कहाँ पे खड़ा करेंगे कि कितनी जल्दी फार्मासिस्ट को जो है ना वो AI रिप्लेस कर देगी? अच्छा, जो मेरी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज मैं तो इस पे इन्वॉल्व भी हूँ बहुत ज़्यादा, और मेरी अपनी रिसर्च सारे क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट से बहुत AI के ऊपर है। अच्छा, AI जो है ना वो स्टार्ट हर फील्ड में है। लेट्स स्टार्ट टेकिंग फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग, वहाँ पे ड्रग डिज़ाइनिंग उसमें AI आ गया है, एंड अप टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑब्वियसली AI सब जगह पे आ गया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आप फार्मेसी की हद तक देखें तो मुझे लगता है कि ये आपको हेल्प करेगा इन डिसीजन मेकिंग, लेकिन अभी ये रिप्लेस नहीं कर सकता। दिस इज इम्पॉसिबल, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि और इसको हमने बहुत ही कॉशियसली और बहुत एहतियात से इसको यूज़ करना है। वाई? देखिए इसका एक सब पूरा प्रॉब्लम क्या है कि जब भी AI सिस्टम आता है तो इसमें एक सब पूरा रिस्क होता है। रिस्क ये होता है कि AI को जो भी इनपुट देंगे वो आपको आउटपुट दे देगा। एग्जैक्ट आपका जो इनपुट है अगर रॉन्ग है और उसका ज़ाहिर बात आउटपुट भी रॉन्ग आएगा, उसकी वजह से जो पेशेंट सेफ्टी है वो बड़े रिस्क पे चली जाती है। ये क्वेश्चन डिबेट भी हो रहा है बहुत ज़्यादा कि अगर एरर होता है ड्यू टू AI तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल। ये डिबेट अलग चल रही है। इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप हॉस्पिटल सिस्टम हमारा अगर आप देखते हैं शॉक फार्म का, तो वो हमें एड कर रहा है, हेल्प कर रहा है, लेकिन वो
ओवरसाइट मस्ट बी डन बाय अ फार्मासिस्ट। वो ओवरसाइट फार्मासिस्ट उसको लाजमी करता है। तो वो हो क्या रहा है, दो चीज़ें हो रही है। वो एक डाटा पुल करता है बड़ा स्मार्टली, हमें हेल्प भी करता है। फार्मासिस्ट एक्चुअली उसको उसका टाइम बच रहा है। बहुत सी चीज़ें जो हम मिस कर जाते हैं वो ये हमें हेल्प करके बता रहा है, लेकिन हमने उसमें एक बहुत अच्छा एक कंट्रोल रखा हुआ है, वो है फार्मासिस्ट का। वो डायरेक्ट नहीं जा सकता, अगर वो डायरेक्ट जाएगा तो उसमें बहुत से प्रॉब्लम आएंगे। इसलिए हम जब भी उसको एक कंप्यूट करते हैं, जब भी प्रोग्राम करते हैं, हम यही कहते हैं कि नहीं, दिस मस्ट बी ओवरसाइड बाय फार्मासिस्ट। अगर आप एग्जांपल लें लाइक मेडिकल में, रेडियोलॉजी में, सबसे बड़ा रेडियोलॉजी में बहुत ज़्यादा है, जिसमें आप सिंपल, आपने सुना होगा, कोविड में भी देखा होगा कि वो अब आप सिंपल आप उसमें एक्सरे डालें और वो आपको बताता है आपका कोविड है या नहीं। लेकिन स्टिल उसकी जो प्रिसीजन थी वो स्टिल 75-80% पे जा रही थी उन दिनों। तो इवन देन राइट नाउ वो रेडियोलॉजिस्ट को हेल्प करता है, लेकिन ओवरसाइट रेडियोलॉजी की है। सो मैं समझता हूँ अभी फ़िलहाल अगले चंद 1-2 डेकेड तक तो मुझे ऐसा नहीं नज़र आ रहा कि ये हमें रिप्लेस करेगा, दिस इम्पॉसिबल। लेकिन एज ए इंफॉर्मेशन फार्मासिस्ट, हेल्थ इंफॉर्मेशन फार्मासिस्ट और हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स के होते हुए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जब सिस्टम डेवलप करें तो प्लीज़ देखें कि जो बिग डाटा पुल कर रहा है, क्या वो सही है कि नहीं है, एक्यूरेट या नहीं है, वो कंप्यूट कैसे कर रहा है, वो आपने उसको क्या डायरेक्शन दी हुई है और फिर आउटपुट क्या दे रहा है आपको। ये चीज़ें देखना बड़ा ज़रूरी है। दूसरा एक हमारा एक थोड़ा सा मैं कहूँगा कि हमारे गवर्नमेंट लेवल पे भी इस तरह कोई काम नहीं हुआ, इसके ऊपर रेगुलेशन अभी नहीं आ रही। आई हर्ड कुछ बन चुकी हैं, वो इन प्रोग्रेस है, ड्राफ्ट लेवल पे है, वो आ जाएंगे तो ये चीज़ें मज़ीद भी बेहतर हो जाएंगी। तो उसमें आप देखेंगे कि हम और गवर्नमेंट ये कोशिश करेगी कि पेशेंट सेफ्टी को एक प्राइमरीली इंपॉर्टेंस दी जाए ताकि उसका रिस्क ना बढ़े। तो अगेन ओवरसाइट हमेशा रहेगी मेरे ख्याल से। सर लास्ट में आज चूँकि वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे है, वो एक मैसेज जो आप फार्मासिस्ट कम्युनिटी को देना चाहें। ओके, अच्छा, सो सिंपल मेरे ख्याल से मैं सिर्फ यही कहूँगा कि हर फार्मासिस्ट जो है वो एक एक्सेल कर सकता है और एक अपना रोल अदा कर सकता है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर वो 2-3 चीज़ों को अडॉप्ट कर ले, जो कि मैं समझता हूँ मेरे थोड़े से पिछले 20-25 साल का निचोड़ है, वो ये है कि यू मस्ट बी ऑनेस्ट। नंबर 1, आपका ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। ऑनेस्ट डजंट मीन कि मैं मानव ख्याल की बात करूँ, ऑनेस्ट इन एवरी सेंस। हर लेवल पे आप पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनेस्ट रहें। आप पेशेंट केयर कर रहे हैं, यू मस्ट बी ऑनेस्ट। कोई भी काम कर रहे हैं, यू मस्ट बी वेरी ऑनेस्ट। दूसरा मैं जुमला कहूँगा वो है हार्ड वर्क। इफ़ यू आर नॉट हार्ड वर्क तो इस प्रोफेशन में आने की ज़रूरत नहीं, यू मस्ट बी वेरी हार्ड वर्क। और तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मैं बड़े आखिर में जाके मैंने इसको देखा कि ये जुमला मुझे भी एक थोड़ा सा आया कि नेवर गिव अप। आपने हार नहीं मानी, अपने जहन में बिग पिक्चर बनाए, अपना एम बनाए, एंड आई बेट यू कि इंशाल्लाह आप सक्सेसफुल फार्मासिस्ट बनेंगे। सर थैंक यू वेरी मच फॉर सेविंग योर टाइम, और आज हमारे पास आने का शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।